जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया। आज करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, वेयर इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को करंट अकाउंट में हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए है डेबिट साइड, ऑप्शन बी है क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी है नॉट रिकॉर्डेड, ऑप्शन डी है रिकॉर्डेड एज अ फुटनोट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है बेटा, करंट अकाउंट तब बनता है जब एक पार्टनरशिप फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज करती है और उसकी डेबिट साइड में वो सारी चीजें आती है जो पार्टनर से ली जाएंगी। ठीक है, और क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें आती है जो पार्टनर्स को दी जाएंगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेती है, चार्ज करती है फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है, और जो चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को घटाती हो वो सब डेबिट में आती है, तो इसलिए आंसर विल बी डेबिट साइड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर है डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर इज। वो रेशो कौन सा होता है जिसमें कि रिमेनिंग पार्टनर्स यानी रिटायर होने के बाद, ठीक है, किसी पार्टनर के जो पार्टनर्स बच जाते हैं गुडविल को कंपनसेट करते हैं, उनको हम कहते हैं गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर है बेटा गेनिंग रेशो। आंसर है गेनिंग रेशो। रीजन है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना शेयर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट का जो भी उसका शेयर था वो छोड़कर चला जाएगा और उसका शेयर किसको मिलेगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनमें से किसी एक को या सबको। ठीक है, तो जो भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेता है, ठीक है, ही इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर, और वो गेनिंग पार्टनर जितना हिस्सा गेन करता है उसी में उसको कंपनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को इन वे ऑफ गुडविल। तो गेनिंग रेशो में ही गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करते हैं। तो ये था आपका आंसर नंबर 30। अब बात करते हैं आंसर नंबर 14 की। लिखा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर इज। जो प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है रिडेम्पशंस के टाइम पर डिबेंचर्स पे, वो है ऑप्शन ए लॉस फॉर द कंपनी, ऑप्शन बी प्रॉफिट फॉर द कंपनी, ऑप्शन सी असेट्स फॉर द कंपनी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर है बेटा लॉस फॉर द कंपनी। आंसर है लॉस फॉर द कंपनी। अब ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिएगा। देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? सॉरी, लॉस फॉर द कंपनी। ठीक है, तो बात करें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस होता क्या है? जब कोई कंपनी शेयर्स को रिडीम करती है फेस वैल्यू से ज्यादा पर, ठीक है, तो जितना ज्यादा पे किया जाता है बेटा वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस कहलाता है। मींस मान लीजिए कोई डिबेंचर है 100 रुपए का, बट कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया है कि जब हम आपकी पेमेंट करेंगे, आपको पैसा वापस करेंगे, तो उस पर हम 110 रुपए पे करेंगे। तो यहां पर जो 10 रुपए पे किया गया है कंपनी के द्वारा एक्स्ट्रा, ठीक है, 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, वो तो हमने उससे लिया था, तो वो हमें पे करना है, बट उसके अलावा जो पे किया जाता है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से, तो हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। आया है 100 रुपए, पे करेंगे 110 रुपए, तो ये 10 कंपनी के लिए लॉस है बेटा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी थ्योरी का है बेटा। गामा केमिकल लिमिटेड इज अ न्यूली फॉर्म कंपनी, हाउ मच डिस्काउंट पर शेयर कैन इट अलाउ फॉर इशूइंग इट्स शेयर टू द पब्लिक। गामा केमिकल लिमिटेड जो है एक बिल्कुल नई कंपनी है। क्वेश्चन है कि वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे सकती है जब अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, रीजन आप सबको पता है, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है बेटा
वो शेयर्स दो ही तरीके से कर सकते हैं, तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। ठीक है, डिस्काउंट पे तो कंपनी शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो 15 में एक और वाला भी क्वेश्चन है, और वाले क्वेश्चन में आपको एजर्शंस और रीजन गिवन है एज यूजुअल। तो एजर्शंस देखिए क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर गिवन अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इवन इफ कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट। कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी हमेशा, पहली बात, एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे करेगी, चाहे कंपनी प्रॉफिट ना भी कमाए, यानी लॉस के केस में भी देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, क्या ये एजर्सन, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, जो शेयर्स हैं, ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल के बदले प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है शेयर होल्डर को। ठीक है, अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो आप देंगे कहां से? तो ऑब्वियस सी बात है, एजर्सन इज फॉल्स। अब इसके बाद आता है रीजन, प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट व्हिच मे आइदर बी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है उनको प्रेफरेंशियल राइट्स है सॉरी ऑफ डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स अमाउंट, कि उनके पास ये राइट्स है कि भाई उनको डिविडेंड मिलेगा फिक्स अमाउंट पे। ठीक है, या फिर एक अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी फिक्स रेट पे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, नाम ही प्रेफरेंस है, इनको दो ही चीजों का प्रेफरेंस मिलता है, एक इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, दूसरा इनको प्रेफरेंस मिलता है कि इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड पे किया जाएगा। दूसरा, रीपेमेंट के टाइम पे जब कंपनी बंद हो रही है, जब पेमेंट की बात आती है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल की पेमेंट की जाएगी, उसके बाद पैसा बचेगा तो इक्विटी वालों की। तो दूसरा जो रीजन है बेटा वो तो इसमें सही है। तो इसमें इसका मतलब आंसर क्या होगा? एजर्सन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। सारे ऑलमोस्ट थ्योरी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए क्या लिखा है, नॉट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको वो आइटम आइडेंटिफाई करना है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन रिजर्व और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इन चार में से जो ऑप्शन सी है, ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, इंक्रीज इन रिजर्व ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं बेटा इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन असेट्स, और इंक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी या डिक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी, या फिर अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की वैल्यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई रिजर्व हम लोग शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो होगा बेटा इंक्रीज इन रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चन 16। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट, ठीक है, यानी 27 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है द रेशो दैट एनालाइज प्रॉफिट इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर कॉल्ड। यानी वो रेशो जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं बेटा प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेट करके या फिर फंड एम्प्लॉयड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेट करके, इज नोन एज ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ऑप्शन बी टर्नओवर रेशो, ऑप्शन सी सोल्वेंसी रेशो और ऑप्शन डी लिक्विडिटी रेशो। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, वो है ऑप्शन ए। ये है क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हम लोग दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। पहला, जितने भी हमारे प्रॉफिट है, ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे वो ग्रोस प्रॉफिट हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट,
ठीक है, उनको हम प्रॉफिट से रिलेट करें, उनको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या निकालते हैं भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में कमाया। नेट प्रॉफिट रेशियो में हम क्या निकालते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट कंपनी ने नेट प्रॉफिट के रूप में कमाया, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में कमाया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताता है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको बताता है या ऑपरेटिंग रेशियो आपको बताता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट के रूप में पे करना पड़ा। इसके अलावा एक और भी है इसमें आरओआई, ठीक है, या कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। वो आपको ये बता देता है कि भाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट आपने नेट प्रॉफिट के रूप में कमाया। इसलिए वो रेशियो जो प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेट करे या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेट करे, उसका नाम होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अभी 27 में बेटा और में भी एक क्वेश्चन गिवन है, which of the following ratios establish relationship of shareholder funds to net assets, कि इनमें से कौन से रेशियो रिलेशनशिप दिखाते हैं बेटा शेयर होल्डर फंड्स और नेट असेट्स के बीच में, मतलब शेयर होल्डर अपॉन नेट असेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन में नेट असेट्स, कौन सा रेशियो आपको बताता है। ए है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर, प्रोप्राइटरी रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो आंसर है बेटा आपका ऑप्शन सी प्रोप्राइटरी रेशियो और वाले में। ठीक है, आंसर है ऑप्शन सी प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। मींस ये आपको बताता है कि शेयर होल्डर फंड और टोटल असेट्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, या टोटल असेट्स जो खरीदी हुई है उसमें मालिकों का कितना परसेंट पैसा लगा है, शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी बेटा थ्योरी का है और इसमें भी दो पार्ट है। लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेलिंग इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर, यानी वो गुड्स जो एक कंपनी ने रीसेल पर्पज के लिए खरीदे, मतलब बना बनाया माल है, रॉ मटेरियल नहीं परचेज किया है, ध्यान रखना। ठीक है, वो किस में दिखाएंगे, कौन सी हेडिंग्स में दिखाएंगे। ऑप्शन ए है चेंज इन इन्वेंटरीज, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऑप्शन सी है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 28 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। समझिए, देखिए पहला इन्होंने लिखा चेंज इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, इन्वेंट्री में आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये वो है जो हम बनाते हैं, ठीक है, या जो बनाने के लिए खरीद कर लाते हैं। बट इन्होंने कहा जो माल खरीदा है बना बनाया किस लिए, रीसेल पर्पस के लिए, तो इसमें तो आएगा नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल्स का स्टॉक भी आता है और परचेज भी आता है। ऑप्शन सी है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये हमने माल खरीदा है, ठीक है, रीसेल करने के लिए, तो ये आएगा परचेज ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो नन ऑफ दिस तो बनता ही नहीं। अब इसके बाद आता है इसमें दूसरा ऑप्शन और के साथ जो दिया है एजर्सन और रीजन है बेटा। एजर्सन से बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी नीड्स टू शो द कंप्लीट डिटेल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो बैलेंस शीट है कंपनी की नीड टू शो कंप्लीट डिटेल, उसको पूरी कंप्लीट डिटेल दिखानी चाहिए किसकी, शेयर कैपिटल की ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसकी पूरी डिटेल्स बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए। ये एजर्सन दिया, स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अब ये ठीक बात है या नहीं है, बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, टोटल हमने कितना शेयर कैपिटल के रूप में पैसा इकट्ठा किया है दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन क्या है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बैलेंस शीट मस्ट डिस्क्लोज ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, beside the called up amount made by the company and paid up amount made by the shareholders।
अब देखिए यहाँ हम क्यों दिखाते हैं बैलेंस शीट में, इसकी इन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, क्योंकि हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल 3 कहता है कि बैलेंस शीट में हमें डिस्क्लोज करना है अथॉराइज्ड कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि कंपनी ने कितना कॉल किया है और शेयर होल्डर ने कितना पे किया। दैट इज व्हाई कॉल इन एरियर लेस करके हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में नेट अमाउंट कितना हमने शेयर कैपिटल के रूप में रिसीव किया है। तो यानी इसमें बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन्स, दिस इज द आंसर, राइट। तो इसमें आप लिखेंगे बोथ एजर्सन एंड रीजन, ये और वाला है, आर ट्रू एंड reason is the correct explanations of assertions, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए ये क्या कहता है, इफ नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द इयर्स आर 50,000, नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना 50,000, कंपनी का नेट प्रॉफिट है दैट इज 50,000, ठीक है। इसके बाद लिखा है बिल रिसीवेबल्स हैव डिक्रीज बाय 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, बिल रिसीवेबल डिक्रीज हुए बाय 10,000, ठीक है। और आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी इक्वल टू, आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना होगा, ठीक है। आपको ये बताना है। ऑप्शन है ए 60,000, बी 40,000, सी 30,000, डी 70,000। तो आंसर होगा बेटा 60,000। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट असेट्स। देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन होता है बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड, अगर आप देखिए तो दो साइड होती है, एक असेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। असेट्स में दो तरीके की, नॉन करंट और करंट, ऐसे ही लायबिलिटीज में भी शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा। असेट्स चाहे कोई भी हो, करंट हो या नॉन करंट हो, अगर बढ़ती है तो इसका मतलब हमने परचेज की होगी, आउटफ्लो होगा। और अगर असेट्स कम हो रही है, ठीक है, एक्सेप्ट अमोर्टाइजेशंस, तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारी असेट्स सेल हुई होगी तो उससे पैसा आया होगा। या बीआर कम हो रहे हैं, बिल रिसीवेबल कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जिनसे हमने बिल ले रखा था उन लोगों ने हमें पेमेंट की है, तो हमारे पास कैश आया होगा। तो 10,000 ये 50,000 आपका ऑलरेडी प्रॉफिट था, तो आंसर होगा बेटा 60,000, आंसर होगा 60,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में देखिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, ठीक है, और बैलेंस शीट में लिखा है फिक्स असेट्स, ठीक है। 2018 यानी करंट ईयर की वैल्यू है 23,80,000, राइट। प्रीवियस ईयर में वैल्यू दे रखी थी 17,50,000, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, यहां से, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है भैया, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स दैट इज 2 लाख फॉर द ईयर, 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। आपको बताना है हाउ मच अमाउंट फॉर परचेज ऑफ
फिक्स एसेट्स, आपको बताना है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना होगा। ठीक है, will be shown in investing activities for cash flow statement prepared on 31st March 2018। 31 मार्च 2018 को जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको कितना दिखाना है एज अ आउटफ्लो फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, ऐसे कर लेते हैं एक बार स्टेटमेंट की फॉर्म में 17,50,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया 2 लाख। 17,50,000 का डेप्रिसिएशन अगर 2 लाख हो गया तो भैया 15,50,000 की एसेट्स आपके पास बचनी चाहिए थी, बट क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दैट इज 23,80,000। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये कैसे पॉसिबल है, समझिए 17,50,000 था, 2 लाख अगर आपका डेप्रिसिएशन लगाया तो 15,50,000 रुपए की एसेट्स बचनी चाहिए थी, बट आपके बैलेंस में कितना दिखा रखा है 23,80,000, यानी आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की होगी। ठीक है, तो परचेज ऑफ एसेट्स हमारा जो आएगा वो आ रहा है आंसर बेटा 8,30,000। 8,30,000 ये आपका आंसर है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस 15,50,000। और इसमें ऑप्शन दे रखिए बेटा 8,30,000 आउटफ्लो, इनफ्लो 42,600, आउटफ्लो 6,30,000, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो आंसर है वो 8,30,000 है और ये क्या होगा हमारा आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है बेटा, तो पार्ट 1 मैंने पहले ही आपको दे दिया था और ये हो गया बेटा पार्ट 2। तो हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, राइट। देखिए मैं तो आपको क्वेश्चन पेपर कराते जा रहा हूं, बट अगर आप क्वेश्चन पेपर करेंगे ही नहीं तो बेटा विश्वास कीजिएगा जो एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो बेटा इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। देखिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए कि भाई आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। ठीक, तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।